मैं इसको थोड़ा सा व्यावहारिक दृष्टिकोण से अप्रोच करूंगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। अब आप चलते हैं कि आपके व्यवसाय में एज एन एंटरप्रेन्योर आपको प्रैक्टिकली पेटेंट लेना चाहिए या नहीं। कई बार एक लोगो ही करोड़ों रुपयों में बिक जाता है। Hi friends, welcome to another class of practical MBA in entrepreneurship और मेरा नाम विक्रम लिमसे है। आज हम बात करेंगे इस क्लास में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, इसके बारे में। हिंदी में इसको कहते हैं एकस्व, या फिर आपका जो व्यापारिक चिन्ह है उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। सो पैटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने शायद इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, कई जगह इसके बारे में लिखा हुआ भी है। लेकिन आई एम गोइंग टू बी अप्रोचिंग दिस अ लिटिल डिफरेंटली। मैं इसको थोड़ा सा व्यावहारिक दृष्टिकोण से अप्रोच करूंगा, इन अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट आपको पता चल जाए कि इसका एन एंटरप्रेन्योर की लाइफ में व्हाट इज इट्स रियल यूज। करना भी चाहिए, मालूम भी होना चाहिए, कितना मालूम होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब। वरना होता क्या है, हम लोग यहाँ पे कोई क्लासरूम की टेस्ट तो दे नहीं रहे हैं यहाँ पे कि भाई एक 20 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। वो तो हमारा इस प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में ऑब्जेक्टिव है नहीं, है ना। दूसरा, या फिर हम कोई IAS वाईएएस की पढ़ाई में बैठ करके कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वैसा भी नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा इसको एक प्रैक्टिकल व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको भी इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। आप किसी पैटेंट अटॉर्नी के पास चले जाएंगे, वो तो आपको कहेगा ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप छोटी सी चीज़ भी आप रजिस्टर करवा लीजिए और उसमें आपके बड़े सारे पैसे लग जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसका स्कोप क्या है, इसका दायरा क्या है, इसके एडवांटेजेस आपको क्या हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी आपको क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, चलिए आज पैटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। पहले तो एक संक्षेप में इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो ये तीनों जो चीजें हैं, ये आपकी जो बौद्धिक संपत्ति है उसको सिक्योर, सेफगार्ड या उसको बचाने का एक तरीका है। लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है। आपकी जो नॉर्मल रियल टेंजिबल संपत्ति होती है, रियल वेल्थ, रियल एस्टेट हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, इसको तो लॉक कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, फेंसिंग कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो बौद्धिक संपत्ति है, जहाँ से उत्पाद होता है, उत्पन्न होती है आपकी सारी एक्टिविटीज बिजनेस की, और वहाँ से आप पैसा बनाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का एक जो लीगल फ्रेमवर्क या स्कोप होता है, वो सब इनमें निहित है। ट्रेडमार्क्स, पैटेंट्स और कॉपीराइट। ठीक है, एक तो ये हो गया बौद्धिक संपत्ति के बारे में। दूसरा, आपको ये समझ लेना चाहिए कि ब्रॉडली ये तीन किस एरियाज में है। देखिए, पैटेंट, जिसको एकस्व भी कहते हैं हिंदी में, पैटेंट इज कंसर्न विथ इन्वेंशंस। आप आविष्कार करते हैं किसी चीज का, तो उसमें आपको पैटेंट मिलता है। ओके, लीगली आप अपने आविष्कार को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फेमस आपने सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन, उनके नाम से कई पैटेंट रजिस्टर हुए थे। लाइट बल्ब हुआ था, टेलीफोन हुआ था, फलाना ढिमका, रोज ही वो एक पैटेंट रजिस्टर कर देते थे। तो आप यदि कोई आविष्कार कर रहे हैं किसी मशीन का, या फिर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, या फिर कोई ऐप बना रहे हैं, उसको आप पैटेंट उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल सकता है। ठीक है ना। तो पैटेंट होता है आविष्कार के मामले में, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंशन। दूसरा होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जनरली आपकी जो बिजनेस का जो एक चिन्ह होता है, विजुअल चिन्ह, उसके बारे में होता है कि भाई आपने लोगो रजिस्टर कर दिया, आपने अपना सिंबल रजिस्टर कर दिया, उसको आपने रजिस्टर कर दिया, तो दैट कोई आपका वही लोगो लगा के, आप मान लीजिए आप कोई धंधा खोल रहे हैं और उसमें ये नहीं बोल सकते कि मेरा नाम टाटा। अब वो टाटा का जो ब्रांड है, जो लोगो है, वो सिंबल जो है, वो ट्रेडमार्क है उनके नाम से। ठीक है ना। तो इसलिए आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। कई साल पहले मुझे याद है कि जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया था, उस वक्त हुआ ये था कि कोई एक छोटी सी टाइल की दुकान थी, मतलब बाथरूम की टाइल बनाती थी, उनका जो लोगो था वो भी वैसा ही था।
तो बड़ी फाइट हुई थी, कम से कम 2 या 3 साल तक उन्होंने बोला हम लोग नहीं हटाएंगे, ये मैकडॉनल्ड्स तो हमारा है। अब मैकडॉनल्ड्स ने कहा देखो भाई हम तो सारी दुनिया में ये लोगो यूज़ करते हैं। सो देन देयर वाज अ बिग फाइट एंड आई थिंक देन द मैटर गॉट सेटल्ड इन फेवर ऑफ मैकडॉनल्ड्स। ये हुआ था, यहीं शायद बैंगलोर की बात है कई साल पर। तीसरा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट आपके आर्टिस्टिक इम्प्रेशंस के ऊपर होता है कि आप कोई फिजिकल स्पेस में कोई पेंटिंग कर रहे हैं या कोई बुक लिख रहे हैं या फिर कोई गाना बजा रहे हैं या कोई स्कल्पटिंग कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं अपने हाथ से, एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है, उसको फिर आप रजिस्टर कर लेते हैं, उसका आपको कॉपीराइट मिल जाता है, फिर आपके नाम से वो रजिस्टर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा मैंने अभी जस्ट आपको संक्षेप में बताया, थोड़ा विस्तार में अभी जाते हैं। उसके पहले एक मेरे जहन में एक टॉपिक आ जाता है कि इंडिया में हम लोग थोड़ा बैकवर्ड हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के पहले, या यूं कहिए कि ये बहुत लेट रियलाइजेशन है, अभी अभी हुआ है। मैं कई बार सोचता हूं कि ये क्यों हम लोग इसको ज़्यादा भाव देते नहीं हैं, हम इसको इम्पोर्टेंस इतना, वाई डोंट वी गिव इट। मुझे तो ये भी लगता है कि शायद हम फिलोसफिकली हमारे कल्चर में ही ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने का इतना था नहीं इतने सालों से। इतने वेद पुराण लिखे हुए हैं, इतने श्लोक लिखे हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं। अब कहीं पर भी आपको उसमें दिखता नहीं कि मिस्टर XYZ के नाम से लिखा हुआ है, इसने बनाया है। और कई सालों तक काम चलता था। एलोरा का आप कैलाश मंदिर देख लीजिए, मान लीजिए वहाँ पे तो मैंने सुना है कि 2 या 3 जनरेशंस लग गई थी, मतलब 150-200 साल 300 साल में वो मंदिर बना था। किसने कब बनाया, अपने बेटे को हैंड ओवर किया, कोई और क्राफ्ट्समैन था, किसी और को हैंड ओवर। हमारे यहाँ ये ऐसी, मुझे ऐसे लगता है कि ट्रेडिशन थी नहीं कि हर जगह अपना नाम लिख दो। ये सीता लव्स रमेश वाला जो काम आप देखते हैं हर टूरिस्ट साइट पे, ये बड़ा ही रिसेंट मामला है। लेकिन अच्छी अच्छी जगह पे जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनी हुई है, वहाँ ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में ध्यान दिया नहीं है। शायद हमारा एक अद्वैत टाइप योगिक फिलॉसफी है कि आप काम करने में इतने ऊपर हो जाते हैं हर चीज़ के ऊपर कि आपको ये सब बड़ी चीज़ें बड़ी तुच्छ लगती हैं कि भाई ये छोटा मोटा मामला है, मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, मेरा जो वर्क रहेगा रहेगा, तो दुनिया देखेगी नहीं देखेगी। सो वी वर अ लिटिल मोर फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल अबाउट इट, एंड probably that is the reason we've never paid importance to this. But this whole thing has come off late in the modern world of business, and especially from the Western developed nation. वहाँ से काफ़ी इनके बारे में पैटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ये सब चीज़ का बोलबाला निकला है। अब थैंकफुली इंडिया में भी चालू होने लग गया है। अच्छा, इसको देखने के 2 पहलू हैं मेरे ख्याल से। एक तो एक लीगल पहलू है कि होना भी चाहिए, आपने कुछ डिस्कवर किया है, आपने कुछ इन्वेंशन किया है, कुछ काम किया है, तो आपके नाम से रजिस्टर हो जाए ताकि आपको थोड़े उसके पैसे वैसे मिले और आपका वहाँ पे नाम दिख जाए। एक दूसरा पहलू भी है, वो मुझे लगता है थोड़ा बदमाशी वाला भी है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, और स्पेशली फार्मा कंपनी ने इसको काफ़ी ख़राब कर दिया था। इसमें थोड़ी सी बदमाशी भी होती है, और आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा मान लीजिए थोड़ा सा आपको उदाहरण मिल जाएगा फार्मा इंडस्ट्री में। होता क्या था, फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब दुनिया में 7.5-8 बिलियन लोग हैं, हर एक को बीमारी कुछ ना कुछ होगी, हर एक को कुछ ना कुछ सोल्यूशन चाहिए होगा, कुछ गोली चाहिए होगी, मेडिसिन इंजेक्शन चाहिए होगा। तो ये फार्मा कंपनीज जो होती थी, स्पेशली यूरोप में हुआ करती थी, काफ़ी इसमें पैसा डालती थी, रिसर्च करती थी, मॉलिक्यूल्स बनाती थी, टैबलेट्स बनाती थी, एंड प्रोडक्ट बनाती थी, और फिर जब वो बन जाता था फिर उसको दुनिया में बेचती थी। और जब वो बेचती थी तो गरीब कंट्रियों में भी बेचती थी, अमीर कंट्रियों में भी बेचती थी, लेकिन उनका एक दृष्टिकोण ये रहता था कि मैं इसमें से ज़्यादा पैसा कमाऊं, क्योंकि कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड था, आपको मैक्सिमाइज करना है रिटर्न, जितना भी पैसा उसमें डाला हुआ है, तो खूब उसमें पैसा डालते थे और खूब उसमें पैसा कमाते थे। ठीक है ना। और मान लीजिए चल रहा है, तो उसमें हुआ ये कि जो गरीब कंट्रीज थी उनको बड़ा फायदा नहीं मिलता था इसका, और वो हमेशा डेट में रहती थी, छोटी सी मेडिसिन भी खरीदनी तो पैसे देने। तो ये थोड़ी बदमाशी वाली भी उसमें काम थी। मैं थोड़ा जब पैटेंट के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में और विस्तार में बात करूंगा। तो चलिए पहले बात करते हैं पैटेंट की। इसको हिंदी में एकस्व भी कहते हैं। तो ये पैटेंट जो चीज़ होती है, इसमें होता ये है कि आप कोई आविष्कार करते हैं अपने बिजनेस के लिए, आपकी बुद्धि में से कोई उपज हुआ आइडिया हो जिसको आप टर्न अराउंड करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। यदि वो बनाते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं कि भाई ये मेरा पैटेंट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा पैटेंट है।
ठीक है ना। और जो आपको पेटेंट मिलता है यदि वो अप्रूव, और उसकी एक प्रोसेस होती है। अब मैं इस वीडियो में एक फॉर्मल प्रोसेस में नहीं जाऊंगा कि कौन से फॉर्म भरने हैं, कहाँ भरने हैं, क्या करना है, वो सब तो आपको मिल ही जाएगा। और उसकी एक फॉर्मल प्रोसेस होती है। बेस्ट इज आप पेटेंट अटॉर्नी के पास चले जाएं, वो कर देगा यदि आपको करना होगा। मैं थोड़ा दूसरी तरीके से बात कर रहा हूँ। तो जब आपको पेटेंट मिलता है आपके किसी आविष्कार का, आपको मिलता है वो केवल 20 साल के लिए, ठीक है ना। तो 20 साल के लिए कम से कम आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं कि भाई ये मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, कोई इसको कॉपी नहीं कर पाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार यदि बहुत ही कमर्शियली सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो तो आप इसमें काफी पैसा भी कमा सकते हैं। बदमाशी वाली बात पे मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। कई सारी कंपनी, आपने एक टेट्रा पैक नाम की कंपनी सुनी होगी। अब टेट्रा पैक मतलब क्या है, वो कागज का एक बक्सा बनाया, उसमें फ्रूटी एप्पी ऐसे सब जूस भरते थे। पर आपको पता है टेट्रा पैक के पास वो बनाने का पैटेंट था। तो कई साल तक तो, और यदि किसी को बनाना आता भी होता तो वो बना नहीं पाता था, क्योंकि उनके पास पैटेंट था, केवल वही बनाते थे। और यदि बनाना होगा तो फिर वो ओरिजिनल कंपनी को आपको उसको पैसे देने पड़ते थे। आप मानेंगे नहीं, एक ऐसे जेड कार्ड जैसे होता है, मैं ट्राई करूंगा आपसे वो वीडियो शेयर करने का। वो एक फोल्डिंग मैकेनिज्म होता है। उसमें क्या होता है कि एक कैटलॉग होता है, मान लीजिए, उसको फोल्ड करके ऐसा जेड बन जाता है उसका। एक साउथ अफ्रीकन कंपनी ने वो जेड कार्ड भी पेटेंट कर लिया था। और वो इतना साधारण था, कोई भी प्रिंटर आपको बना के दे देगा, लेकिन आप बना नहीं पाते थे उसको। यदि बनाते, और इसीलिए वो बनाना मतलब 17-18 रुपए का एक बनता था, क्योंकि फिर आपको पैसा देना पड़ता था रॉयल्टी वो साउथ अफ्रीका वाली कंपनी को, ठीक है ना। तो ये होता है पैटेंट। पैटेंट मतलब आप अपने आविष्कार को रजिस्टर करा दीजिए, कम से कम 20 साल वो आपके नाम से रजिस्टर रहेगा। तो मैंने कहा था आपको, फार्मा कंपनीज ने इसमें काफी बदमाशी की थी। तो बड़ा बड़ा रिसर्च करते थे, एक प्रोडक्ट निकालते थे, और सारी दुनिया में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मामला था, तो सब जगह महंगे में बेचते थे। तो हुआ ये, जैसे हमारे देश में काफी स्मार्ट लोग थे, 1970 मेरे ख्याल से या 75 में पेटेंट एक्ट आया था। उसमें उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आप प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट दोनों बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो मान लीजिए एक गोली हो गई, मान लीजिए आप एक क्रोसिन की गोली, उन्होंने बोला आप क्रोसिन नाम से आप नहीं निकाल सकते हैं, एस्प्रिन नाम से आप नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, इंडिया में उन्होंने कहा कि भाई आप यदि प्रोडक्ट का पेटेंट कर सकते हैं, इंडिया में आप प्रोसेस का भी पेटेंट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द प्रोसेस पेटेंट, कि भाई आप एक प्रोसेस से एक गोली बना रहे हैं, तो फिर हमारे यहाँ प्रोसेस पेटेंट अलाउ कर दिया। तो फिर आपने प्रोडक्ट का नाम मान लीजिए एक्स था, उसको वाई कर दिया, एस्प्रिन को क्रोसिन कर दिया, लेकिन मूलतः वही गोली वही मेडिसिन थी। ये इसका हमारे यहाँ इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ असल में, और मेडिकल इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री को तो बहुत फायदा हुआ, और सस्ते में लोगों को दवाएं मिलने लगी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी, प्रोसेस वही था, मटेरियल वही था, हमने उनको बेचा, ठीक है ना। इसमें काफी लड़ाई हुई आगे जाके। फिर WTO का एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट आया था, इसको कहते हैं ट्रिप्स, विच इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं साहब, सारी कंट्रीज अब प्रोडक्ट पेटेंट करेंगी, प्रोसेस पेटेंट अलाउड नहीं है। तो सारी कंट्रीज को प्रोडक्ट पेटेंट, फिर हमारे को मार दिया ऊपर से। तो हमारे यहाँ भी सरकार थोड़ी इंटेलिजेंट थी, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, यदि आपको प्रोडक्ट पेटेंट बनाना है तो हम प्रोडक्ट पेटेंट बनाएंगे, लेकिन हम भी 2-3 उसमें से घुसा देंगे। तो उन्होंने भी एक, मेरे ख्याल से वो सेक्शन 3D था, वो डाल दिया। वो ऐसा था कि यदि आप प्रोडक्ट पेटेंट भी बनाते हैं तो ये फार्मा कंपनीज क्या करती थी, पेटेंट का एवरग्रीनिंग करती थी। मतलब 20 साल होने को जैसे ही आ गए तो फिर एक रिसर्च की एक टीम बना देती थी, और फिर वो अंट शंट रिसर्च करके दे यूज्ड टू से दैट ओके, इसका अभी इफेक्टिविटी कम हो गया है, तो अब हम इसको नाम चेंज करेंगे, अब इसको एक्स नहीं वाई बोलेंगे, तो नया पेटेंट 20 साल के लिए। तो उनका 20 साल का पेटेंट हो गया 40 साल के लिए। तो इसको कहते थे एवरग्रीनिंग। खैर ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, बाद में हम लोग इसमें, आपको इंटरेस्ट हो तो मैं इस पर और बात करूंगा। तो इसको एवरग्रीनिंग करते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फिर बोला कि नहीं, आप एवरग्रीनिंग भी नहीं कर सकते, आप एक थेरेपेटिक एरिया में मान लीजिए उसमें एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपको दूसरा पेटेंट मिल सकता है। मान लीजिए आपने कैंसर की कोई दवा बना ली, ठीक है, पहले वो करते थे दवा वही है, इफेक्ट भी वही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया और पेटेंट डबल हो गया 20 साल का। और सरकार ने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको इसमें बताना पड़ेगा कि इसमें कैंसर और अच्छी तरीके से रिस्ट्रिक्ट होता है, तभी जाके आपको पेटेंट मिले। फिर फंस गए वहां पे। अच्छा, फंस गए तो फिर ये अलग बात है कि फिर वो उन्होंने आपको एक वॉच लिस्ट पे डाल दिया, फिर सैंक्शंस वाली बात, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो उसके बारे में हम जब इकोनॉमी वगैरह की बात करेंगे तब देखेंगे। पर ये पेटेंट का मामला होता है तो इसमें थोड़ी बदमाशी भी होती है।
साहब कई साहब तो जा करके बासमती को पेटेंट कर देते हैं, हल्दी को पेटेंट कर देते हैं। अब आपके यहाँ हल्दी, बासमती, ये सब कितने वर्षों से ये चल रहा है, स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब ये बड़ा बोलबाला सा निकल पड़ा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को आप पेटेंट करेंगे। चलिए ठीक है। तो एनीवे नाउ देयर इज अ लार्जर रियलाइजेशन ऑफ पेटेंट विच इज गुड, क्योंकि यदि कोई बदमाशी कर रहा है और यदि आप बदमाशी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आपको अवेयर तो होना चाहिए कि पेटेंट क्या होता है और उसके पीछे क्या करना चाहिए। अब आप चलते हैं कि आपके व्यवसाय में एज एन एंटरप्रेन्योर आपको प्रैक्टिकली पेटेंट लेना चाहिए या नहीं। ठीक है ना। अब आपने कोई भी आइडिया बना दिया, एक बिजनेस बना दिया, एक मशीन बना दी, आप जाकर के उसका पेटेंट ले रहे हैं। देखिए अच्छा है यदि आपके पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, तो आप पेटेंट उसका ले भी सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली लॉयर का मामला होता है फाइनली। और जनरली जो पेटेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट होता है, ये सब एक स्ट्रॉन्ग आर्मिंग टेक्निक होती है। मतलब जो बड़ी कंपनी होती है, बड़ा आदमी होता है जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वो कॉपी भी कर लेगा आपका माल और आपको फिर दबा भी देगा कोर्ट में। तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रायर आर्ट। मतलब आपने जो बनाया हुआ है पेटेंट या किसी चीज़ का पेटेंट लिया हुआ है या एकस्व आपको मिला है, उसका पिछला यदि कोई मॉडिफिकेशन होगा तो फिर वो लोग कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो बना ही सकते हैं, है ना। या फिर उसका कुछ पुराना कुछ दूसरा मॉडल होगा। मान लीजिए आज रेलवे इंजन ऐसे चल रहा था, कुछ अलग टाइप का रेलवे इंजन था, जो भी। जब लॉयर्स आ जाते हैं टेबल पे, फिर बात हो जाती है, फिर डिबेट की, फिर उसका क्या दृष्टिकोण है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, परिपेक्ष क्या है, और फिर ये सारा मामला लॉ में उखड़ जाता है। फिर आप कुछ उसका छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करेंगे, वो भी पेटेंट अलाउ करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रैक्टिकल तौर पे एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर और एज अ बिगिनर एंटरप्रेन्योर आप पेटेंट के पीछे भागेंगे या नहीं भागेंगे। देखिए पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वक्त लगता है और पैसे भी लगते हैं। सिंपल इंडिया में ही केवल आपको पेटेंट करवाना है तो 1-1.5 लाख रुपए आपको लग जाएगा, फीस वीस और लीगल फीस के साथ। इंडिया में पेटेंट ऑफिस है, ठीक है। अच्छा, यदि आपको ग्लोबली पेटेंट रजिस्टर करवाना है, तो यदि आप ग्लोबली पेटेंट रजिस्टर कराएंगे, आप 90 देशों में एक साथ पेटेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। आप चेन्नई पेटेंट ऑफिस में चले जाएं, 90 देशों में पेटेंट आपको रजिस्टर करवा, लेकिन फिर खर्चा और भी ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो यदि आप स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं, प्रैक्टिकल मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं पेटेंट के बारे में। आप यदि आपका आइडिया अच्छा भी है तो मुझे ऐसा लगता है आप जाके किसी बड़ी कंपनी को अपना आइडिया बेच दीजिए सबसे पहले। मान लीजिए आपने कोई छोटा मोटा आविष्कार किया हुआ है, तो बेहतर मेरे दृष्टिकोण से ये होगा कि यदि आपके पास पैसा है तो चलो अच्छा ही है भगवान की दुआ से, परंतु यदि आपके पास नहीं है तो बेहतर ये होगा आप एक बड़ी कंपनी के पास चले जाएं। मान लीजिए कोई बिरला, टाटा, रिलायंस, ऐसी कंपनी के पास चले जाएं। उनको कहें कि भाई देखिए मैंने ये किया हुआ है, मैं ये एटलीस्ट इंडिया में मेरा एक पेटेंट है, आप मेरे को थोड़ा प्रोटेक्ट करिए। क्योंकि फिर क्या होगा, फिर जब आप स्केल अप करेंगे तो आपके यहाँ कोई बड़ा आदमी भी आपके साथ फाइट मारेगा, तो इनके पास काफी दम है आपको बैकअप करने का। ठीक है, तो ये होता है पेटेंट का। आप इसको ग्लोबली भी रजिस्टर कर सकते हैं, इंडिया में भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से देखिए, वरना आपके काफी पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं और वक्त भी जाया हो सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया पेटेंट या एकस्व का, इन्वेंशंस और आविष्कार के बारे में। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग कॉपीराइट की। कॉपीराइट जनरली, जैसे मैंने कहा आपको, आपका कोई आर्टिस्टिक इंप्रेशन हो, जनरली कोई बुक लिखी है आपने, या कोई कविता लिखी है आपने, या कोई म्यूजिक बनाया है, या फिल्म बनाया है, या फिर कोई एड जिंगल बनाया है, ये सब चीजों का आप कॉपीराइट कर सकते हैं। इसमें जनरली क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है जो आप फील्ड में लाते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील पे कुछ बना दें और फिर कॉपीराइट के लिए अप्लाई करें। कुछ एक लेवल का फिजिकल वर्ल्ड में आप एक आर्टिस्टिक इंप्रेशन बना रहे हैं जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं और एकदम से बीच में इसमें किशोर कुमार का गाना लगा दूं, तो वो YouTube बंद कर देगा, क्योंकि जिसके पास किशोर कुमार के गाने के कॉपीराइट है, शायद उनके बच्चों के पास या उनकी फैमिली के पास, उन्होंने बोल दिया होगा भाई ये गाना डिटेक्ट हो जाएगा, आप मेरे को पैसे दीजिए या फिर बजाने के पहले मेरा परमिशन लीजिए। ठीक है, एक होता है मॉरल परमिशन, एक होती है फाइनेंशियल परमिशन, या तो आप पैसे दीजिए या मुझसे पूछ लीजिए। तो ये होता है कॉपीराइट। अच्छा, कॉपीराइट का भी आपको रजिस्टर करना चाहिए, स्पेशली यदि आप कोई
इंडिविजुअल आर्टिस्ट है। लेकिन इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, वहां पे भी इसका महत्व होता है। मान लीजिए एज अ कंपनी आपने किसी आर्टिस्ट को कमीशन किया है कि भाई मेरे लिए ये पेंटिंग बना देना, या हमारे लिए ये गाना बना देना, ठीक है। तो फिर आप उस गाने को या पेंटिंग का कॉपीराइट ले सकते हैं, या फिर आप उसको बोलेंगे कि मेरे लिए एक छोटी सी पुस्तक लिख देना जो मैं मार्केट में बेचूंगा, उसका आप कंपनी के नाम पे कॉपीराइट ले सकते हैं, वो ले लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, जब वो बाहर जाएगा, आपको बेच दिया, आपने पैसे दे दिए, फिर बाद में जाके उसने बोल दिया कि भाई ये मेरा कॉपीराइट है, तो फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा और एक होता है, यदि कॉपीराइट किसी आपके कंपनी के एम्प्लॉय ने किया हुआ है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि यदि कोई कंपनी का एम्प्लॉय आपके यहाँ कर रहा है, तो उसको बोलना पड़ेगा ये कॉपीराइट आपने हमारे कंपनी के रहते हुए आपने ये बनाया था, तो ये कॉपीराइट कंपनी का है, ये आपका नहीं। ये थोड़े सेफगार्ड्स होते हैं, थोड़ा बात करने की, ये अवेयर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि रोज ही आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई कॉपीराइट की बात। तीसरा हो गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब आपके बिजनेस का, आपके व्यवसाय का जो एक चित्रण होता है, विच इज अ विजुअल सिंबल, लोगो हो गया या कोई सिंबल हो गया, उसको कहते हैं ट्रेडमार्क। ये एज अ एंटरप्रेन्योर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि लोगो सब कुछ है, आगे जाके वही लोग देखेंगे, उसी को देख के लोग खरीदेंगे। तो जब आप लोगो, कोई बिजनेस या व्यवसाय या नया उद्यम चालू करते हैं, जो भी आपका लोगो होगा उसको जरूर रजिस्टर करवा लें एज अ ट्रेडमार्क। कॉपीराइट वगैरह की तो दूसरी बात है, पेटेंट की अलग बात है, परंतु आप ट्रेडमार्क तो जरूर रजिस्टर करवा लें। और जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएंगे तो इतना ध्यान में रखें कि किस कैटेगरी में आप उसको रजिस्टर करवा रहे हैं, और हो सके तो जितनी रिलेटेड कैटेगरीज हैं सारी जगह आप उसको रजिस्टर करवा लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई एक प्रोडक्ट है, उसका तो आपने उस कैटेगरी में रजिस्टर करवा दिया, कल को आपने सोचा कि मैं दुनिया भर में उसकी दुकानें खोलूंगा, तो आपका रिटेल में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो कोई और कर लेगा, गया गई भैंस पानी में जो कहते हैं, वैसा कुछ हो जाएगा। तो ट्रेडमार्क मेरे ख्याल से एक नए उद्यमी, फॉर अ न्यू एंटरप्रेन्योर, इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है ना। तो ये बात हो गई पेटेंट की, ट्रेडमार्क की और कॉपीराइट की। अच्छा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इंडिया में तो एप्लीकेबल होते हैं, एनफोर्सिएबल होते हैं, और ग्लोबली भी एनफोर्सिएबल होते हैं। जनरली दे आर ऑल, क्या होता है, इंडिया की बैक टू बैक ग्लोबल WTO में काफी ट्रीटीज होती हैं, उस हिसाब से फिर ये रजिस्टर हो जाता है। जनरली आपको प्रोटेक्शन ग्लोबल लेवल पे मिल जाता है, आपने रजिस्टर करा होना चाहिए और उतने पैसे खर्चे किए होने चाहिए तब जाके, ठीक है। अच्छा, जब आप पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट रजिस्टर करा सकते हैं, उसको आप कई तरीके से भी रजिस्टर करा सकते हैं। ये एज अ एंटरप्रेन्योर आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। आप उसको इंडिविजुअल के नाम पे रजिस्टर करवा सकते हैं, आप उसको पार्टनरशिप के नाम पे भी रजिस्टर करवा सकते हैं, आप अपने कंपनी के नाम से भी उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना। बहुत बार क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, ओरिजिनल एंटरप्रेन्योर, जब विस्तार हो जाए तो फिर बहुत सारे कंपनीज आ जाती है, बहुत सारे शेयर होल्डर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ट्रेडमार्क, मान लीजिए आपके कंपनी का कोई ट्रेडमार्क है XYZ, ठीक है। अब वो जो लोगो है, वो लोगो आप यदि अपने हाथ में अपने नाम से रजिस्टर करवा लेते हैं, तो कंपनी आगे जाके कुछ भी हो जाए, लोगो आपका रहता है, तो आपको उसमें परपेचुअल बेनिफिट मिल सकता है। यदि मान लीजिए आपकी कंपनी, आपने बच्चों को ट्रांसफर कर दी, उससे दूसरों को ट्रांसफर कर दी, वहां से कंपनी बिक भी गई, जो भी है, यदि ट्रेडमार्क आपके नाम से रजिस्टर्ड है तो आपका थोड़ा सा एक लिंक उसमें बना रहेगा। लेकिन आजकल स्मार्ट नेगोशिएशन होता है, जब कंपनीज खरीदी जाती हैं, टेक ओवर की जाती है, मर्जर्स किए जाते हैं, तब ट्रेडमार्क पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि भाई ट्रेडमार्क किसके नाम से रजिस्टर्ड है। यदि कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है तो उसका एक वैल्यूएशन किया जाता है, उसका अलग से पैसा दिया जाता है जो बेच रहा है उसको, इसीलिए इट बिकम्स अ वेरी सीवियर कमर्शियल प्रपोजिशन, ठीक है ना। तो आपको मोटा मोटा इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में पता है। खैर, इसमें डिटेल में मैं ये नहीं जाऊंगा कि कौन सा फॉर्म भरना है, ये तो आपको मिल ही जाएगा, इंटरनेट पे आप गूगल मारेंगे या फिर अपने लॉयर के पास जाएंगे। लेकिन एक प्रैक्टिकल, व्यावहारिक तौर पे पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स को किस तरीके से देखना चाहिए, इसके बारे में मैंने आज ज्यादा फोर्स किया हुआ है। पेटेंट मैंने कहा आपको, आप अपने पैसे के हिसाब से रजिस्टर करवाइए, बेटर होगा यदि आप एक बड़ी कंपनी के आश्रय में चले जाए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कॉपीराइट मैंने कहा है कि यदि आप कुछ बना रहे हैं तो बेहतर होगा अपनी कंपनी के नाम से वगैरह रजिस्टर करवा लें।
ट्रेडमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सामान्य व्यवहारिक चीज है आपके उद्यम में और बिजनेस में। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया और थोड़ा आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान मिला और आप संज्ञान लेंगे इसका, और हो सकता है आपको इसका बहुत फायदा हो आगे चल के, क्योंकि कई बार एक लोगो ही करोड़ों रुपयों में बिक जाता है। तो एनीवे, टेक केयर टिल वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ प्रैक्टिकल MBA in entrepreneurship. See you and bye for now.